नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी। हुड्डा साहब, भाजपा नेता ही बताऊं या छोड़ चुके हैं या? नहीं, मैं छोड़ा नहीं है, मैं कोई पार्टी में हूँ। चलिए, भाजपा नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी बड़े सीनियर नेता हैं, उनसे बात करेंगे टिकटों को लेकर भी, उनकी नाराजगी को लेकर भी और आगामी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे उनको लेकर भी। हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जैसा मैंने कहा कि भाजपा का नेता ही बताऊं या अभी झंडा लहरा रहा है, उतारने की तैयारी है, समर्थकों से बात करेंगे, क्या कहेंगे? अभी मेरे पास 5,000 से ज्यादा सपोर्टर हैं जी। मैं उनसे एक एक करके बात कर रहा हूँ और अगले 3 दिन में सबसे बात हो जाएगी। ठीक है। नाराजगी है मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था तो मनोहर लाल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ये कहा था कि ये इलाका सूखा था। मैं 5,000 लोगों को लेके आया था जुलूस में। ठीक है। नायब सिंह सैनी जी भी वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सूखे इलाके को अब ये हरा भरा कर देंगे। ठीक है। एक संकेत दिया था कि अगला चुनाव मैं लड़ूंगा। अब यहाँ क्या है कि मिली भगत की पॉलिटिक्स हो जाती है कई बार। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, वहां भी आऊंगा जहां पे आप जा रहे हैं। जो जिनको टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी की, मंजू हुड्डा को, मंजू हुड्डा की मदद करेंगे कृष्ण मूर्ति हुड्डा या नहीं करेंगे? मैं साथियों से सलाह कर रहा हूं। कैंडिडेट कमजोर है बहुत। मेरी सहायता करने के बाद भी उसके अगर बहुत कम वोटें रहेगी तो मेरी अपनी छवि पे असर पड़ेगा। मेरी छवि है कि मेरे बारे में ये था कि अगर कृष्ण मूर्ति हुड्डा चुनाव लड़ेगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला करेगा। ठीक है। इलाके के अंदर ये खबर थी, क्योंकि मैंने एक मिनिस्टर होते बहुत काम किए इलाके और मेरे परिवार में 3 एमएलए रह चुके हैं। मेरे परिवार का बहुत नाम है इस इलाके में, मेरे परिवार ने बहुत सेवा की है। बिल्कुल। और मैंने जिस तरह से लोगों के काम कराए हैं वो लोग आज भी याद करते हैं। मैंने भी करीब 1,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने में हेल्प की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर कोई मुकाबला करता तो मैं कर सकता था। यहाँ बिल्कुल मजबूत दावेदार होते आप। किसी से पूछ लो, गांव में किसी चलते फिरते से पूछ लो, गड़ी सांपला कलोई में कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा की क्या पोजीशन है, क्या रेपुटेशन है। मैं 5 साल मिनिस्टर रहा, मेरे पे 1 रुपए का भी करप्शन का चार्ज नहीं है और मैं टी टोटलर हूं। सुबह से लेकर रात तक काम करता था लोगों के। रात को 1-1 बज जाता था। मैंने दिल से लोगों की सेवा की। अब भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं किस उस पे ये टिकट एक बिल्कुल नो सीखिए को दे दी। देखिए, भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा हैं, देखिए निसंकोच एक बात जो स्वीकार करने की हो स्वीकार करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कदावर नेता है, 2 दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके सामने एक, जैसे हिंद केसरी पहलवान के सामने किसी 4 दिन कुश्ती सीखने वाले को उतार दिया जाए दंगल में, तो फिर उसकी हालत क्या होगी? आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए, उससे भी बुरा। अच्छा। मैंने 2022 में और 23 में 4 जलसे किए मैंने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कभी 5 साल में एक बार सिर्फ वोट मांगने जाता था, मेरे जलसों की बात, मेरी लोकप्रियता, बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए उसको मजबूरन हल्के में जाना पड़ गया। गांव गांव गया, घर घर गया। वो घबरा गया कि कहीं कृष्ण मूर्ति हुड्डा के साथ एक बार लोग साथ लग गए तो ये लोग वापस नहीं आएंगे। तो मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूर किया कि आप अपने आप को बदलो। आप एक बार वोट मांगने जाते थे, उसके बाद कभी नहीं आते थे। मैं चुनाव लड़ता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं घेर लेता गड़ी सांपला कलोई में और उसको मैं बाकी जगह नहीं जाने देता। तो अब तो स्थिति ऐसी है कि उनको चुनाव प्रचार करने की भी शायद ज्यादा जरूरत मुझे नहीं लगता कि वो एक बार कहेंगे भाई पर्चा भर दिया, संभाल लेना। क्योंकि रेपुटेशन का सवाल भी होता है। हाँ। हरियाणा में भी एक मैसेज जाता है कि खुद हुड्डा साहब अपने हल्के में गए नहीं और उन लोगों ने उनको खुद ही जिता दिया। मुझे आखिर दिन तक ये कहते रहे, ये मुझे यही मैसेज मिलता था कि आपकी टिकट पक्की है, आपकी टिकट पक्की है। और मैं पिछले 4 साल से दिन रात मेहनत कर रहा था।
कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं गढ़ी सांपला कॉलोनी में नहीं जाता था। हजारों हजारों लोगों के दुख सुख में मैं शामिल हुआ। ठीक है, मैं आपके टिकट की बात पे ही आ रहा हूँ। हाँ, टिकट की बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपके टिकट की बात पे ही आ रहा हूँ। मैं सवाल, आप जवाब के अंदर इस बात को जरूर इंक्लूड करना। देखिए, आपने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, तो देखिए आप मंत्री रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं, और जब बड़ा नेता कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो कमिटमेंट अगर 100% नहीं होता तो 50-60% कमिटमेंट होता है, इशारा होता है। तो क्या जो अब आपने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी तो आपने किसी की मध्यस्थता का सहारा लिया था, या सीधी आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी? और टिकट की जो बात है वो उस वक्त कितनी फाइनल हुई थी? टिकट की तो बात मैंने जान के नहीं की, उनकी तरफ से इशारा कुछ, लेकिन जनता के सामने इशारा था। मनोहर लाल खट्टर जी ने जनता के सामने कहा कि ये सूखा इलाका था, हरा भरा हो जाएगा कृष्णमूर्ति हुड्डा के आने के बाद। सबके सामने, मतलब ये कोई एक वो नहीं थी। और दूसरा ये है कि मैं कॉन्फिडेंट था कि टिकट मुझे मिलेगी, और मैं मेहनत बहुत कर रहा था। और मेरे अकेले नहीं, इलाके के आम आदमी को दुख है इस बात का, और इलाके के नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अफसोस है इस बात का। खास तौर पर रोहतक जिले के जितने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सबको दुख है इस बात का। तो जब आपने ज्वाइन करी थी तो किसके माध्यम से करी थी, या सीधी ज्वाइन करी? मैंने तरुण भंडारी के माध्यम से की थी, लेकिन वो आदमी भी ठीक नहीं निकला। कैसे? वो कांग्रेस से गया हुआ है। अच्छा। हाँ, और उसने गलत कार्ड प्ले किए। मेरे काम नहीं हुए। मुझे नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि मैं आपके काम करूंगा, नहीं हुए मेरे काम। और मेरे नहीं, गढ़ी सांपला कलोई में अगर 1000 वर्कर है ना, 995 लोगों के काम नहीं हुए। लोगों में बड़ा भारी रोष है। टिकट वितरण से एक दिन पहले करीब 300 बूथ एजेंट जो यहाँ के प्रभारी थे, सतीश शर्मा MLC बुलंदशहर, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। 300 लोगों ने यह कहा था, अगर कृष्णमूर्ति हुड्डा को टिकट दोगे तो हम वोट करेंगे, वरना हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। ये रिकॉर्ड की बात है। और उन्होंने खड़ा होकर कहा प्रभारी को कि हमारे काम नहीं हुए 10 साल। अब मैं तो इस पार्टी में आके मैं सिस्टम ही समझ नहीं पा रहा हूं, क्या हुआ सिस्टम। आपने लंबे टाइम जो है वो कांग्रेस की मैं 50 साल कांग्रेस में रहा हूं, और कांग्रेस में कम से कम एक चीज थी कि बोलने की जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा। वहां तो बोल भी नहीं सकते। वहां तो चीफ मिनिस्टर को 2 मिनट में मिल लेते थे, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर से मिलना ही बहुत मुश्किल है। मतलब चीफ मिनिस्टर से मिलना तो भगवान से मिलना है। हम तो भजन लाल को रात के 2 बजे उठा देते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उठा देते थे 2 बजे। हम तो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे हैं, और हम जाते थे, हमारा फटाक से काम होता था। यहां समझ नहीं आ रहा हमें हो क्या रहा है। आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर से मिलना बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कोई वाक्य हुआ कि आप मिलने गए और आपको दिक्कत आई हो या मुलाकात ना हुई हो? दिक्कत आई है, तो साझा करना चाहें? टेलीविजन पे नहीं बताना चाहता मैं। थोड़ा सा हमारे साथ तो ये हुआ कि नेता के पास बहुत सारे शब्द होते हैं इशारों में बात बताने के। मैं बताना नहीं चाहता। मैं एक नेता के घर गया, मुझे थोड़ा घंटा बाहर खड़ा कर दिया धूप में, और मैंने कहा कि तुम इलेक्शन लड़ना चाहते हो या इस पार्टी का नाश करना चाहते हो? मैंने किरण बहन जी से को टेलीफोन किया, वो कहती मैं अभी बात करती हूँ। मुझे अंदर बुला तो लिया। मैंने उनको कहा कि यार हम लोग जो हैं बड़े कमिटेड लोग हैं, हमारी परिवार की पहचान है, हम 3 MLA रहे परिवार से। बिल्कुल, MLC और रोहतक जिले में रोहतक जिले में दबदबा है हमारा। चौधरी छोटू राम हमारे जैसे लोगों को आप बाहर खड़े करोगे तो हम पब्लिक के साथ क्या करोगे? तो वो कहने लगे नहीं, टाइम लेके आना चाहिए। टाइम मिलता नहीं, उनके PA ही फोन नहीं उठाते। ये हालत है। मतलब हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात होगी कि कहेंगे तो किसको कहें। नड्डा साहब से 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ टेलीफोन पे उनसे टाइम लेने की, उनसे टाइम नहीं मिल रहा। जिन नेता का आप नाम छिपा रहे हैं, हाँ, मनोहर लाल खट्टर तो नहीं? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। मैंने आपको बता दिया कि मैंने 3 बार 4 बार कोशिश की। अब हालत बड़ी खराब है।
भारतीय जनता पार्टी कहां थी और कहां आ गई। मतलब हम तो भारतीय जनता पार्टी में सोच के आए थे कि यहाँ लोगों के काम करेंगे, और अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो दमखम के साथ। भूपेंद्र हुड्डा का कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं। मैं एक नेता का नाम ले लूंगा जो चुनाव लड़ चुका है, उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मेरे सामने मना किया, मीटिंग के अंदर मना किया। सतीश नांदल, मैं नाम नहीं लेता किसी का। चलिए मैं ले लेता हूं, मुझे कोई पाबंदी नहीं है। आप कुछ भी लो, मैंने कहा कि मैं लड़ने को तैयार हूं। मैं भूपेंद्र हुड्डा से डरता नहीं। मैं भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला करने को तैयार था, लेकिन मेरी स्पिरिट खत्म हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं लोगों से मिलना जुलना नहीं छोड़ूंगा। मैं चुनाव में कुछ भी हो, इसकी कैंडिडेट की मदद करना, तो मेरे साथी 5,000 से ज्यादा मेरे सपोर्टर हैं। आज मैं 15-20 हजार वोट इधर उधर कर सकता हूं। 15-20 तो मैं मामूली बात कर रहा हूं। मैं खुद लड़ता तो ऐसा मुकाबला होता तो सारा हरियाणा देखता इस इलेक्शन को, क्योंकि लोग ये कह रहे थे भाई, आम आदमी की आवाज थी गढ़ी सांपला खलोई में कि कृष्णमूर्ति हुड्डा आएगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर प्रचार के लिए नहीं जा पाएगा। कृष्णमूर्ति उसको ये उलझा लेगा, हल्के में उलझा लेगा, समय देना पड़ेगा। हाँ, समय देना पड़ेगा। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आई कि पिछली दफा जब मैंने आपका साक्षात्कार किया, हाँ, तो मैंने आपसे जब नंबर की बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें किन नंबरों के अंदर आ सकती हैं, कितने नंबर पे वो रह सकते हैं, तो आपका जवाब था कि 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ सकती हैं। 60, बिल्कुल। और मैंने कहा था कि सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तो आपने कहा था कि नहीं ज्यादा नहीं है, 60 ठीक है, 60 सीटें आ सकती हैं। अब वो नंबर 60 पे ही है या नीचे आ गया है? कांग्रेस की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो लेने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि कांग्रेस में भी हालत बहुत खराब है। ये दीपेंद्र हुड्डा जो है, इसने हर आदमी को टिकट दे दी, एक हल्के में 100 लोगों को टिकट दे दी। अब 100 में से एक को मिलेगी, 99 लोग तो विरोध करेंगे। तो इनकी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो लेने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। नहीं, मैं कुछ वक्त पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू कर रहा था और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि सर कहीं से 88 आवेदन है, कहीं से 89 आवेदन है, कहीं से 70 है, टिकट एक को मिलनी है, जो 86 लोग और होंगे क्या वो बागी नहीं होंगे? तो उनका जवाब था कि नहीं, जो अपने आप को कांग्रेस का आदमी मानता है, जो अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता है, वो बागी नहीं होगा। मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पहले बड़ी अच्छी पोजीशन में था, मैं सीनियर मोस्ट कांग्रेस में था। बस मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनी, इस वजह से मैं पार्टी छोड़ के आया। वरना मैं तो 1974 में पीसीसी का मेंबर बन गया था, एनएसयूए का, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले। और मैं एनएसयूए का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। और मैं बहुत अच्छी पोजीशन में था, यूथ कांग्रेस में भी जनरल सेक्रेटरी था। मतलब मैं बहुत बड़ी पोजीशन में रहा हूं, बहुत सीनियर पोजीशन में रहा हूं। मुझे याद है कि संपत सिंह भी बीजेपी में आए थे। संपत सिंह के साथ भी जो मेरे साथ की, वो संपत सिंह के साथ भी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं, बीजेपी ने। और मेरे अभी तक याद है, संपत सिंह जी उस समय 1919 में, वो 2019 में जी, वो मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। मैंने पूछा था संपत सिंह जी से, संपत सिंह बहुत सीनियर आदमी है। बिल्कुल। उसको भी ज्वाइन करा के ऐसे कर दिया इन्होंने। 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार में गृह मंत्री होते थे। अरे वो तो उसके वो तो हर सरकार में बहुत सीनियर पोजीशन में रहे हैं। 9 महकमे थे उनके पास। और एज ए पार्लियामेंटेरियन असेंबली में उनकी परफॉर्मेंस 1 नंबर की रही संपत सिंह। हमारे सामने थे वो लीडर ऑफ द पोजीशन, हमारा खूब मुकाबला होता था। उसके साथ भी हुई, शायद रामपाल माजरा के साथ भी हुई, मुझे नहीं पता। रामपाल शायद, मतलब कई जाट लीडरों के साथ बीजेपी में इस प्रकार की हुई। बीजेपी में एक आरोप लगता है, हाँ, जो एक आवाज आती है, लोग कहते हैं कि जो जाट समाज के जितने भी नेता हैं जो बीजेपी के अंदर हैं, उन पे यकीन नहीं किया जाता, उन पे भरोसा नहीं किया जाता, या उनको कहीं ना कहीं पीछे रखने की कोशिश होती है। आपने तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ दिनों से इंटरनल सिस्टम सारा देखा है, इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक रोहतक जिले, जो कि जाटों का हार्टलैंड कहलाता है, यहां के लोगों को आगे लेके नहीं आएगी, पार्टी सत्ता में आने बहुत मुश्किल है। चौधरी देवीलाल जब सत्ता में आए तो वो
इस जाट हार्टलैंड से उन्होंने सत्ता ली। जितनी बार भी ओम प्रकाश चौटाला आए तो जब भी यहां से मेजोरिटी है, यहां से एमएलए बनते गए। और बीजेपी गलतफहमी में है कि तुम जाट हार्टलैंड के लोगों को इस प्रकार से इग्नोर करके तुम कभी सत्ता में आ जाओ, बहुत मुश्किल है। ये जाट हार्टलैंड है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर में, रोहतक खास तौर पे। जब तक इनके जाट नेताओं को आप अहमियत नहीं दोगे, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लड़ाई जो लड़ता है वो जाट लड़ता है फील्ड के अंदर, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो पार्टी में काम। मैंने बहुत काम किया बीजेपी के लिए। मैंने लोकसभा के इलेक्शन में अपने घर से पैसे, अपने घर से मैंने पैसा लगा के, मैंने लाखों रुपए लगाया डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए, और अरविंद शर्मा मेरा टेलीफोन भी नहीं उठाता। ये हालत हो रही है, और आम आदमी एक्नॉलेज करता है इस बात को। तो चुनाव भी नहीं जीते, अब भी नहीं उठा रहे भाई साहब, अब हारने के बाद भी नहीं उठा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इतनी मेहनत जो अब इसके चुनाव में की और इससे पहले की, 6 महीने से ज्यादा हो गया, मैं 7वां महीना लग गया मुझे बीजेपी में आए। मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा, मतलब मेरी करी कराई का इन्होंने खत्म कर दिया। सर देखिए, आजकल मैं अकेला नहीं, मेरा सारा कार्यकर्ता, इस इलाके का, पूरे इलाके के लोग ना, वो किसी बरादरी के हों, आप किसी से पूछो, हर आदमी इस बात से दुखी है। मेरी छवि खराब नहीं हुई, बीजेपी की छवि खराब हुई है मेरी टिकट ना देने से। बीजेपी के बारे में अब मैं अब देख रहा हूं कि संपत सिंह के साथ भी इन्होंने ऐसा किया था, बेचारा पार्टी छोड़ गया फिर। तो इस प्रकार ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वजनदार लोग हैं उनको अहमियत देनी चाहिए। मुझे एक आदमी ने भी बीजेपी के ने ये नहीं कहा कि आपके साथ जाती हुई है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, कोई नहीं, आगे देख लेंगे। एक आदमी भी नहीं। ये कह रहे हम मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे? जैसे कर्णदेव कंबोज है, वो नाराज हुए, मुख्यमंत्री खुद उनके घर चले गए। मेरे पास कोई नहीं आया, ना मेरे से किसी ने बात की, टेलीफोनिकली भी कोई किसी ने कुछ नहीं की। अब बताओ इन हालात में इस पार्टी में कैसे रहा जा सकता है? मेरा तो सवाल वही था कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कहूं या किसी और पार्टी का नेता? अभी हूं मैं पार्टी फिलहाल नहीं छोड़ रहा। किरण चौधरी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको अपनी पूरी नाराजगी बता दी। तो राज्यसभा चली गई, वो उनकी बेटी को टिकट मिल गई। हाँ, मैं उनको मानता हूँ, कांग्रेस में भी थी जब भी मानता था। और सुरेंद्र सिंह मुझे पॉलिटिक्स में लेके आए थे 1974 में। उनको एक आदमी चाहिए था जो चौधरी रणबीर सिंह की जगह रिप्लेस कर सके। चौधरी बंसीलाल और चौधरी रणबीर सिंह की ऐसे थी, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो चौधरी रणबीर सिंह भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो इनका टकराव भी रहा। उनको एक आदमी की जरूरत थी जो इनकी जगह आ सके। मुझे उस संदर्भ में सुरेंद्र सिंह इसमें लेके आया। मैं जवान था, 23-24 साल का था, 24-25 साल का था। उससे पहले 1972 में भी चौधरी बंसीलाल ने चौधरी रणबीर सिंह की टिकट कटवा दी थी, और चौधरी रणबीर सिंह की टिकट कटवा दी थी तो फिर इंदिरा जी के पास जाके चौधरी रणबीर सिंह गए। उन्होंने कहा कि देखो मेरे साथ ऐसे कर दिया, तो इंदिरा जी ने बंसीलाल जी से कहा भाई देख लो जरा इसको। तो ये एक इशारा होता है, देख लो का मतलब कि भाई इसका कर दो, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। वही पोजीशन 1982 में हुई। 1982 में मैं सीएम स्टीफन होते थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। उससे पहले वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होते, हाईकमांड के मेंबर थे। वो मेरे सपोर्टर थे 1982 में। 1982 में मेरा टिकट हो गया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जोड़ तोड़ का तो मास्टर है ही, इसने मेरा टिकट पेंडिंग करवा दिया। ठीक है। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह इंदिरा जी से मिले, वही उन्होंने कहा देखो जी मेरे बेटे को भी नहीं दे रहे, ये दे रहे। तो इंदिरा जी ने सीएम, उन्होंने कहा स्टीफन साहब जोर लगा रहे हैं, उन्होंने स्टीफन साहब को टेलीफोन किया, देख लेना जी चौधरी रणबीर सिंह आपके पास आ रहे हैं। चौधरी रणबीर सिंह गए स्टीफन साहब के पास। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, क्योंकि वो ठीक नहीं है। चलिए, वो तो स्टीफन साहब ने मुझे कहा कि भाई मैं क्या करूं, इंदिरा जी का फोन आ गया है, उनका ये इशारा है कि भाई इनके बेटे को टिकट दे दो। तो 82 में उनको टिकट
1982 में मेरा टिकट हो गया था, लेकिन जोड़ तोड़ करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट ले आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी रणबीर सिंह 77 में 78 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो ये इंदिरा कांग्रेस को छोड़ गए थे। रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये इंदिरा कांग्रेस छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए थे। 80 में ये वापस आए। हम इंदिरा गांधी के लिए जेल में गए, संजय गांधी के लिए जेल में गए, यहां आंदोलन करके मैं देवीलाल के खिलाफ सबसे बड़ा आज तक का, इस हरियाणा के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन मैंने किया। 1 महीने जेल में रहा मैं। यहाँ लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज में मैं मौजूद था। तो हमने तो बहुत कुर्बानियां की इस पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। लेकिन उस समय जोड़ तोड़ करके 82 में टिकट नहीं, मेरा 82 में टिकट हो गया था क्योंकि मैं बहुत सीनियर पोजीशन में था। और संजय गांधी अगर जिंदा रहता तो मेरी पोजीशन तो बहुत ऊपर होनी थी। संजय गांधी की 80 में, क्योंकि संजय गांधी के लिए मैं जेल में गया, उसके साथ जेल में रहा मैं। और उस समय काम करने का मजा था क्योंकि हमें रिवार्ड मिलता था काम करने का। तो ये जो कुछ हुआ है, मैं बड़ा आहत हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है ठीक है, पार्टी का मामला है। बाकी यह है कि मैं, मेरे साथी जो कहेंगे मैं उनसे गहन चर्चा कर रहा हूं, टेलीफोन पे भी कर रहा हूं, मेरे पास लोग मिल भी रहे हैं। उसके बाद मैं कोई ना कोई फैसला करूंगा। मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है। मैंने पहले भी कहा कि मैं 20-25-30 हजार वोट इधर उधर कर सकता हूं, मेरे पास हैं इतनी वोटें। जिसके पास 20-25 हजार वोट है ना, वो आदमी चुनाव के अंदर नजदीक पहुंच जाता जीत के। चलिए, आजकल तो जो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज हो रहा है, उस पे जो बाकी दल हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं। वो उसी टाइम उनको प्रस्ताव देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे और भी दल हो। तो आपके पास भी किसी का प्रस्ताव आया अभी तक? मेरे पास जेजेपी का आ चुका है जी, मेरे पास INLD का आ चुका है। 2 का तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं है। चुनाव लड़ता तो मैं बीजेपी से लड़ता, और मेरा कोई चुनाव लड़ने का मूड नहीं। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ दोबारा शामिल होने के लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहता रहता है मुझे, यार मैं हालांकि उसको खूब अटैक करता हूँ, खूब उसके खिलाफ बोलता हूँ, वो फिर भी कहता रहता है यार छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है। तो जब से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, तो उसके बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कोई ऐसा साइन हुआ हो कि वापसी आ जाइए, हम तो दोस्त हैं, भाई हैं? वापसी तो बहुत प्रेशर पड़ रहे हैं, बहुत लोगों की प्रेशर पड़ रहे हैं वापसी जाने के लिए। वापसी जाने के लिए अच्छा, बहुत लोगों में प्रेशर पड़ रहे हैं। क्योंकि हम तो कांग्रेस की कल्चर के आदमी हैं। वहां ये बीमारी नहीं थी। एक दिन नायब सिंह सैनी ने मुझे 5 घंटे इंतजार करा दिया। मैं तो कभी आज तक चीफ मिनिस्टर का 5 मिनट भी इंतजार नहीं किया। 5 घंटे मैंने सीएम को कहा, मैं क्या आपके स्टाफ ने 5 घंटे मुझे वेट कराया। अब मेरे जैसे आदमी को आप 5-5 घंटे इंतजार कराओगे और कैसे चलेगी गाड़ी? तो मैं बहुत कई चीजों से, मुख्यमंत्री से मेरी फोन पे भी बात है, मैं कि मेरे काम नहीं हुए। उन्होंने तो इस सीट को पहले राइट ऑफ कर दिया था। तरुण भंडारी ने मुझे कहा जी हमें आप काम ना लिया करो। अच्छा, हाँ, अरे मैं क्या, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके मैं काम नहीं लाऊंगा तो पॉलिटिक्स कैसे करूंगा? नहीं, ये सीट को हम हारी मान चुके हैं। ये तरुण भंडारी ने मुझे कहा कि ये गड़ी सांपला करो। अब ये इस राजनीति में सेटिंग होती है खूब। मैंने सुना है बहुत कि एक दूसरे के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़े करते हैं। मैं, हो सकता है मैं उसी सेटिंग का शिकार ना हो गया हूं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, अंदेशा आपको लग रहा है कि जिस तरीके से मंजू हुड्डा को टिकट दिए, कहीं ना कहीं उसी रणनीति का हिस्सा ना हो। हाँ, उस सेटिंग का मैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तो बड़ा मास्टर है। भूपेंद्र हुड्डा ने 1996 में जब मैं दूसरा चुनाव लड़ा तो चौधरी बंसीलाल ने, हवा सिंह हुड्डा एडवोकेट जनरल होते थे, उनको टिकट दे दी गढ़ी सांपला कॉलेज से। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बंसीलाल जी के पास चले गए, कहने लगे कृष्ण मूर्ति हुड्डा हवा सिंह से नहीं हारेगा, इसको हराना है तो इसके भाई को इसके खिलाफ खड़ा करो, जयराम स्वरूप के बेटे को। बंसीलाल जी के समझ आ गई। उसका बेचारे का भरा भरा फार्म वापस ले लिया हवा सिंह हुड्डा का, और मेरे ताऊ के लड़के को, राम फूल को, गढ़ी सांपला कॉलेज से टिकट दे दिया। 19,000 वोट उसके आए, 17 मेरे आए, 24,000 वाला जीत गया। दोनों हार गए भाई, त्रिकोणीय मुकाबला। हाँ, मतलब भूपेंद्र हुड्डा बड़ा इन चीजों का मास्टर है। सेटिंग बाज है ये। असेंबली में एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते हैं, शाम को इकट्ठे बैठ के सेटिंग कर लेते हैं।
देखिए, जिस तरीके से पूरे हरियाणा की बात करें तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट अनाउंस हुई, तो अनाउंस होते ही ये लगाइए कि लगभग 20 जो इस्तीफे हैं बड़े नेताओं के, तो पहले दिन हो गए थे। उसके बाद भी लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, बगावती तेवर लोगों के, बड़े नेताओं के जारी है। इन तमाम चीजों के बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी अब के इस चुनाव के अंदर सर्वाइव कर पाएगी? कांग्रेस की टिकट अनाउंस होने के बाद बता पाऊंगा मैं। देखिए, कांग्रेस की पहली सूची आई। वैसे टिकटों में गड़बड़ हुई है। टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ। ऐसे लोगों को टिकटें मिल गई जो 10,000 वोट भी नहीं ले पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 10,000 मैं कह रहा हूं, 10,000 भी नहीं ले पाएंगे। तो टिकटों में क्या जो मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका ही पैन चला है या हाईकमान की ओर से कोई निर्देश हुआ है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ना तो मैं किसी से मिला टिकट के बारे में। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि बगैर मिले मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस धराशायी हो गया। नहीं, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री भी 5 घंटा इंतजार कराते हैं, कोई और भी लोग होते हैं वो भी 1.5-2 घंटा धूप में खड़ा रखते हैं, और उसके बाद जब किसी की नाराजगी होती है तो कोई मनाने तक के लिए टेलीफोनिकली तब कोई संदेश तक नहीं भेजता। उसके बावजूद भी आपका भारतीय जनता पार्टी में, आपको क्या लगता है कि आपका दम नहीं घुटेगा? वो तो मैं अपने साथियों से करूंगा सलाह। मैं कोई भी ड्रास्टिक स्टेप ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। आपके साथी अगर कहें कि वापसी जड़ों की तरफ लौट, मेरे साथी जो कहेंगे ना, कांग्रेस की तरफ चले जाओ, जो कहेंगे मेरे साथी, 5,000 साथी है मेरे, मैं वही करूंगा। अगर चुनाव लड़ने की कोई बात हुई तो क्या ताल भी ठोकेंगे चुनावी? ना, चुनाव मैंने मना कर दिया, INLD को भी मना कर दिया है मैंने, JJP को भी मना कर दिया। चुनाव लड़ने का मेरा अब मन नहीं है। मेरी स्पिरिट खत्म होगी। मैं 4 साल से गढ़ी सांपला कलोई में घर घर जा रहा था, और मुझे बहुत लोगों ने आश्वासन दिए हुए थे, और लोगों ने कहा था कि इस बार कृष्ण मूर्ति हुड्डा आएगा तो बड़ा मुकाबला होगा, पूरे हरियाणा में सबसे रोचक मुकाबला होगा गढ़ी सांपला कलोई का, ये लोग कहते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो जो कैंडिडेट होता है उसके कैरेक्टर को लेकर भी बड़ी छानबीन करती है, सारी चीजें करती है, और जो मंजू हुड्डा है उनके पति पे तो गैंगस्टर का टैग भी लगा हुआ है, तो ऐसा कैसे उनको टिकट दे दी गई? इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया क्या? देखो, ये तो लोग ही बताएंगे कि क्या सोच के उसको टिकट दिया है। वो बेटी हमारी है अपनी, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी को इतना करारा जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी भूल जाएगी। या तो मुझे लगता है इन्होंने, जैसे तरुण भंडारी ने मुझे कह दिया था कि हमने कोई सीट तो हारी मान ली, अच्छा आप काम ना लेके आया करो। मैं पहली बार पॉलिटिक्स में ये इस प्रकार की बातें सुन रहा हूँ एडवाइजर चीफ मिनिस्टर का। वो कह रहा कि काम ना लेके आया करो। मेरे से कहा कि भाई हमने तो मान ली 77,000 से हारी बैठी है। अरे चौधरी देवीलाल 3.5 लाख वोटों से हारे थे, जीते थे 1989 में। 2 साल बाद 38,000 वोटों से हार गए, और फिर लगातार 3 बार हार गए। तो ये आप एक सीट हार गई 77,000 से, अरे आपकी कोसली की थी, 76,000 से जीती थी, अगले 5 साल बाद 2 वोटों से हार गई तुम्हारी। तो हार जीत होती रहती है, लेकिन तरुण भंडारी का ये इस प्रकार का बोलना ठीक नहीं है। देखिए, जैसे जो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो करनाल छोड़कर और लाडवा चले गए, और अगर पॉलिटिक्स के अंदर उदाहरण देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी नेता चुनाव हारे हैं। चाहे वो बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो पिछला चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गई थी। उसके अलावा शिबू सोरेन की बात की जाए, वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे, और भी नेताओं की लंबी लिस्ट है। तो आपको लाडवा से लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी? मुख्यमंत्री भला आदमी है, शरीफ आदमी नहीं। आपका तो 5 घंटे इंतजार कराया, करा दिया, वो ठीक है, वो पता नहीं क्या सोच के करा दिया इन्होंने। नहीं, शरीफ आदमी किसी एक्स मिनिस्टर को 5 घंटे इंतजार क्यों कराएंगे? मैंने कहा तो वो अपने स्टाफ को डांटने लगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन काम नहीं किए मेरे मेरे से खुद कहा था कि आप सारे काम मेरे पास लिया करो, क्योंकि मैं लाठी तो मैं चला बजाता हूँ यहाँ रोहतक में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला मैं करता हूँ, मुकाबला मैं करूं,
और मलाई कोई और खा जाए। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो आपकी केमिस्ट्री है उसके बारे में एक आम परसेप्शन या लोगों की एक आम राय ये होती है, मजाक में कहते हैं कि जितने पूरे हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुतले नहीं फूके गए जितने अकेले कृष्णमूर्ति हुड्डा ने फूक दिए। अगर मैं आपसे मजाक में ये जानना चाहूँ कि कितने पुतले फूक दिए होंगे? 100, 200? ऐसा था कि मैं हजका में था। ठीक है। हजका और कांग्रेस एक ही बात थी। हजका में मैं इसके खिलाफ रोज आंदोलन, हर हफ्ते आंदोलन करता था। ठीक है। कोई गलत बात होती थी मैं इसके खिलाफ करता था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे घर आके मुझे झूठ बोल के ले गया। मुझे कहने लगा, मैं छोटे भाई हो मेरे, मैं आपको 2009 में तो चुनाव लड़ाऊंगा नहीं, 14 में लड़ाऊंगा। ठीक है। मुझे और सुभाष बत्रा को, इस बात का सुभाष बत्रा चश्मदीन गवाह है। 14 में भी टिकट नहीं दिया, 19 में भी टिकट नहीं दिया जब मैं बागी हुआ हूं। मुझे धोखा, मेरे इस घर में ये सामने इस पे बैठ के 2019 में फिर आए मेरे पास दोबारा। मैं 20 लोगों को मैंने बुला लिया अपने इलाके के लोग। कहने लगे कृष्णमूर्ति, अभी बैठे भी नहीं थे, कहने लगे कृष्णमूर्ति, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार बड़ौदा से आपको लड़ना अगली बार 2024 में। अच्छा। मेरे साथी कहने लगे बड़ौदा में तो 6 बार का एमएलए है, उसको आप कैसे टिकट काटोगे? कहने लगा श्री कृष्ण हुड्डा ने मेरे पास आया था, कहने लगा मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे बस का चुनाव लड़ना नहीं है। हम समझे ले भाई ये तो बात बन गई, हम सारे राजी हो गए, हम उसके सपोर्टर बन गए। 2 महीने बाद श्री कृष्ण हुड्डा की डेथ हो गई। उसके 2 महीने बाद मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाता हूँ। हाँ हुड्डा साहब, आपने मुझे टिकट की हाँ भरी थी बड़ौदा से। कहने लगा हाँ मैंने हाँ भरी थी, लेकिन मैं आपको टिकट नहीं दे पाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और उसके बेटे की एक बीमारी है, वो इस इलाके से रोहतक सोनीपत से किसी जाट लीडर को उभरने नहीं देंगे। मेरे सगे ताऊ ने चौधरी टेकराम, चौधरी रामस्वरूप से बड़े मेरे सगे ताऊ, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को 1923 में लाहौर कौंसिल के चुनाव में हरा रखा है। अब एक ऐसा परिवार रोहतक में है, या तो 3 एमएलए मेरे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ 3 एमएलए हैं। उस परिवार को तुम इग्नोर कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? मैं तो लड़ने के लिए आया था यहाँ, लेकिन मेरे भाइयों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने मेरी जो लड़ाई की हिम्मत थी ना वो तोड़ दी। मेरा इतिहास कांग्रेस में भी लड़ने का रहा है, और जहां अब मैं अकेला हूं जो पूरी भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसता हूं। मैं जो उसकी परतें खोलता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बताओ ना कौन बोलता उसके खिलाफ? एक आदमी भी नहीं बोलता। और मेरी कैसेट पूरे हरियाणा के लोग सुनते हैं। आइए सब सर, मुझे कहा ये सब सर, कहने लगा मैंने तो आपकी कैसेट सुनी, मजा आ गया, बहुत अच्छा बोलते हो आप। मैं कहा मैं तो सारी उम्र लड़ता रहा हूं, भजनलाल जी के साथ रहा था, भजनलाल जी ने एक निभा दी, वो मुझे टिकट देंगे। और 5 बार की हारी सीट मुझे भूपेंद्र हुड्डा 5 बार, उसका परिवार 5 बार हारा था कलोई से। 6ठी बार मुझे टिकट दी, मैं जीत गया। भूपेंद्र सिंह मेरे साथ ऊपर लोकसभा में लड़ा, वो कलोई से तो हार गया, लेकिन टोटल लोकसभा में जीत गया। वो 9 असेंबली से एक लोकसभा बनती है, 9 में से 6 में हारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 3 में जीता, जिसमें कलोई से भी हारा था 1991। हाँ, तो पार्टी ने मेरी जो सिंसियरिटी नहीं देखी, पार्टी ने सर्वे करवाए हैं, जितने सर्वे कराए सब में ये कहा कृष्णमूर्ति हुड्डा मुकाबला कर सकता है। मेरा टिकट सर्वे को इग्नोर करके दिया गया, और ये किसने दिया मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, बता दीजिए आप ऑन कैमरा। ना मैं किसी को नहीं, मैं क्यों किसी को टारगेट करूं। अच्छा, जब कोई मौका आएगा जब बता दूंगा। चलिए हुड्डा साहब, हम उस मौके का इंतजार जरूर करेंगे जब आप ये बताएंगे कि आपके खिलाफ जो टिकट दिया है वो किसने दिया है। मुझे पता है। चलिए, आपने जो तमाम जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि उनको टिकट नहीं दी गई, तो वो इस फैसले से आहत जरूर हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।